नमस्कार, मैं हूं कुमार प्रबोध और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार लाइव। आज हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष और इस विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। तेजस्वी यादव जी, लगभग 5 दिनों का प्रचार आपने कर लिया, चुनाव प्रचार कर लिया है और 30 से ज़्यादा रैलियाँ आपने की हैं, चुनावी सभाओं को आपने संबोधित किया है। सबसे पहला सवाल, क्या मूड और मिजाज जनता का देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, मूड जो है जनता का एक स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार से ख़ास तौर पे नीतीश कुमार जी से नाराज़गी बहुत है। वो नाराज़गी है या नफ़रत, इसका विश्लेषण करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 15 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बेरोज़गारी पे वो बात नहीं करते, कारखाने के बारे में अब बात नहीं करते, पलायन के बारे में, गरीबी के बारे में, भूखमरी के बारे में, इन तमाम ऐसे बिंदु हैं जिस पे वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और 15 साल जब उनको मौका मिला तो जनता को बड़ी उम्मीद थी कि कुछ नीतीश बाबू जो हैं कुछ करेंगे, उनके लिए, गरीबों के लिए करेंगे, नौजवानों के लिए करेंगे। लेकिन कुछ सालों से देखा जा रहा है तो एक तानाशाह रवैया अपनाने का काम किया है। मज़दूर का जो सिलसिला रहा, साफ उन्होंने मना कर दिया, किसी को आने नहीं देंगे। बाढ़ पीड़ितों से मिलने नहीं जाते रहे। हम लोग जब हंगामा किए कि भाई आपके पास तो हेलीकॉप्टर भी, आप जाकर के पीड़ितों से मिलिए, तब जाकर के निकलने का काम किया। कोरोना के समय जब बाढ़ था, देखिए कोरोना तो अभी भी है, लेकिन अभी भी वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कोरोना तो बाढ़ दोनों साथ ही आया, बिहार में डबल मार रही। उस समय हम लोग भी चंपारण के इलाकों में गए, मिथिलांचल के इलाकों में गए, छपरा प्रमंडल में गए, गंडक का उफान था, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो कोरोना में तो हम लोग निकले ही, लेकिन अभी भी तो कोरोना है, तो मुख्यमंत्री अभी निकल रहा है। सेवा के लिए नहीं निकले, आंसू पोंछने के लिए नहीं निकले, लेकिन वोट के लिए निकल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मेवा खाने वाले आप लोग हैं, वो तो सेवा करने वाले हैं। वो तो साफ दिख रहा है ना। अब यही उनका था तो लालू जी के पैर पे क्यों गिर करके भाई महागठबंधन में शामिल हुए, बनाया गया, और हमको डिप्टी सीएम क्यों बनाया गया। और जहाँ तक मेवा की बात है तो आप देखते होंगे नीतीश कुमार जी कभी मेरे 18 महीने उप मुख्यमंत्री की पद पे जब हम थे, 3 डिपार्टमेंट था, तब 18 महीने की चर्चा क्यों नहीं करते हो। 18 महीने वो अभी बोलते हैं कि अनुभव नहीं है, परिपक्व नहीं है। मेवा की जहाँ तक बात आती है तो मेरे को तो तभी देखा जा सकता है ना, मेरे को जो जज करने की जो बात कही जा रही है उसी 18 महीने से आप जज करोगे कि हमने 18 महीने में एक दाग बता दीजिए। हम तो अभी भी खुला चैलेंज देते हैं कि एक दाग बता दीजिए। बल्कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तो हमने कमेटी बनाई प्रधान सचिव के नेतृत्व में। वो कमेटी का क्या काम था? टेंडर का, ईओटी का, वेरिएशंस का, जितने भी फाइलें आती थी, वो एस्टिमेट का फाइल जो मंत्री के पास आता था। मान लीजिए मंत्री को क्या पता कि कितना ईंट लगेगा किसी बिल्डिंग में, कितना गिट्टी लगेगा, कितना छड़ लगेगा, किस कॉन्ट्रैक्टर को कितना एक्सटेंशन देना है। ये तो मंत्री का काम नहीं। मंत्री का काम है पॉलिसी मेकिंग, उसको तय करना, भाई ये रोड बनाना है, उसका इंस्ट्रक्शन जाना है। लेकिन टेंडर किसको जाएगा, कितना, मान लीजिए वेरिएशन, लागत जो होती है समय समय पर बदलता रहता है, लंबा प्रोजेक्ट होता है 4-5 सालों का, तो ये मंत्री तो तय नहीं करेगा। इसको लेकर के हमने कैबिनेट लेकर के हम प्रपोजल लेके गए, कमेटी बनाया गया। कई लोगों ने विरोध भी किया था, जो समय मौजूदा प्रभावी मंत्री रहे थे जदयू के, उन लोगों ने विरोध भी किया था इसका, लेकिन हमने वो मनवाया। जहाँ तक काम की अगर बात की जाए तो 200 करोड़ रुपए का जो सीआरएफ फंड था, देखिए उस समय एनडीए बीजेपी की सरकार अलग थी केंद्र में, अभी तो इकट्ठे हैं, 2010 से इकट्ठे हैं, 2005 से इकट्ठे हैं। लेकिन तब से 200 करोड़ तक ही सीआरएफ फंड था। मेरे आने के बाद 1000 करोड़ आया। आप देखिएगा 53 आरओबी जो है 2010 से फंसा हुआ था, वो मेरे टाइम में शुरुआत हुआ। गांधी सेतु का काम जो है वो हम लग करके कई बार हमारी मुलाकात नितिन गडकरी जी से हुई, और कई बार जब नितिन गडकरी यहाँ आए थे छपरा में तो उन्होंने भी हमारी तारीफ़ की थी।
तो देखिए, काम के मामले में भले ही कोई पार्टी अलग हो, विचारधारा हो, लेकिन काम के मामले में अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप काम करा सकते हो। वो काम की बात कम करते हैं, वो तो कहते हैं कि आपका आतंक राज, जंगल राज। नीतीश जी कहते थे पहले कि मैं जंगल राज नहीं बोलता, अभी देखा कल उन्होंने जंगल राज बोलना शुरू कर दिया कि जंगल राज था उनका। अभी देखिए क्या क्या बोलेंगे, जैसे जैसे चुनाव प्रचार जो है और आगे बढ़ेगा, जब उनको एहसास होने लगेगा भाई उनकी दाल नहीं गल रही है, उल जुलूल बातें बोलेंगे। इससे पहले प्रवक्ताओं से बुलवाते थे। अभी हत्या का जो केस था, क्या हुआ उसमें? दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, संबित पात्रा ने किया, जो मुख्य राष्ट्र प्रवक्ता हैं बीजेपी के। यहाँ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम लगाया मेरे ऊपर, क्या क्या उल जुलूल बोला गया, लेकिन नतीजा क्या आया? तो इस तरह के पॉलिटिकल विंडिक्टिव हो करके इस राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से लोग हमको बदनाम करते रहे, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब आप ये बताइए, कोई भी जंगल राज था नहीं था, आप एक पैमाना होना चाहिए ना कि आप किससे, आप अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आप डेटा लेकर के कंपेयर कीजिएगा। हम मानते हैं 2015 से उसके आगे का 18 महीना आप निकाल लीजिए, एनसीआरबी का। मेरा आंकड़ा नहीं है, आपका आंकड़ा नहीं, किसी और का नहीं है, केंद्र एजेंसी का है, ठीक है। 2015 का 18 महीना का निकाल लीजिए और 2015 के 18 महीने के बाद का अब तक का आप आंकड़ा निकाल लीजिए, देख लीजिए अपराध कब बढ़ा। हमारे जाने के बाद सृजन घोटाला, हमारे जाने के बाद बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड, कई हत्याएं हुई, वेबसाइटों पर इतनी ज़्यादा रंगदारी हुई, हत्याएं हुई, उसके बाद पता नहीं सुशील मोदी जी क्या कर रहे थे। वो तो बोल रहे हैं कि 20 अपराधी आप बढ़वा इस बार। सुशील मोदी बोल रहे हैं कि 20 अपराधियों को आपने टिकट दे दिया इस बार। देखिए, सुशील मोदी जी अफवाह मियाँ हैं, कुछ ना कुछ वो बोलते रहते हैं। दिन भर सुबह उठना, लालू जी को गरियाना, हमको गरियाना, पार्टी को कोसना है, उनका काम चलता रहता है। उनका प्रतिदिन आपके खिलाफ होता है। काश एक ट्वीट होता है और इतनी बुलंदी से जो आवाज़ उठाते हैं हम लोगों के खिलाफ, का जनता के पक्ष में अगर काम कर दिए होते 15 साल, 18 महीने छोड़ दीजिए तो बाकी समय तो वही डिप्टी सीएम थे। और किसी की भी बात करते हैं उनके दल में, क्या नीतीश जी ने मंजू वर्मा जी को टिकट दिया, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। आनंद सिंह जब उनके साथ थे तब कोई टिप्पणी नहीं की गई। 2005 में किन लोगों का समर्थन लिया गया, उस पर वो कभी टिप्पणी नहीं करते। अब गोपालगंज में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, उस पर तो वो मुंह में लग रहा था रसगुल्ला डाले हुए, मुंह में दही जमा हुआ था। जब पीड़िता रामेश्वर कुशवाहा जी की जो धर्मपत्नी जब अनशन पे बैठी, तब तो वो कुछ नहीं बोल रहे थे। तो देखिए, ये इनका अब दाल नहीं गलने वाला। अब सुशील मोदी जी का जो असली चेहरा है वो सामने आ गया। सुशील मोदी जी तो बीजेपी के नहीं, वो तो नीतीश जी के हैं। बीजेपी के लोग ही नफरत करते हैं सुशील मोदी जी से, ये हकीकत है। भले ही कैमरा के सामने कोई ना बोले, लेकिन पीठ के पीछे सब बोलता है। तस्वीर एक इन आरोप प्रत्यारोप से ऊपर हम एक देखें, एक बात हमने देखा है, किया है, सभाओं को देखा है, सुना है, आप बिहार की पॉलिटिक्स को बदलना चाह रहे हैं। दरअसल देखिए, बिहार में हमने देखा है, बात तो भले ही विकास की हो, कुछ हो, लेकिन चुनाव वो जाति के आधार पर लड़ा जाता रहा है। हम देखते हैं कि शायद ये पहला मौका है कि आरजेडी की सभा में, और आरजेडी की सभा तो आप कर रहे हैं, कि जाति की बात नहीं हो रही है और सिर्फ विकास, बेरोजगारी, इनकी बात हो रही है। तो ये जो पॉलिटिक्स को बदलने का, और मतलब जो जाति आखिरी सच हम मानते हैं, तो उसको चेंज करने की आप कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें सक्सेसफुल आप साबित हो पाएंगे? देखिए, जाति है, ये सच्चाई है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, ना आप ना हम जनप्रतिनिधि हैं और नेता हैं। हमको जनता का जो मिजाज जो है, जो उनकी चाहत है, वैसे ही हमको काम करना है। ये तो जनता की मांग है भाई, जात पात से ऊपर हट करके, धर्म की राजनीति छोड़ करके अब काम की बातें हो, मुद्दों की बातें हो, वही बात हम कर रहे हैं। आज देख लीजिए ना, बेरोज़गारी है तो ऐसा नहीं ना कि फलना जात में ही बेरोज़गारी है, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हों, हर वर्ग में है, हर जात में है, हर धर्म में है बेरोज़गारी। गरीबी वही हाल, भूखमरी वही हाल,
पलायन वही है। पलायन को लेकर के आप देखिएगा, अच्छी जो संपन्न लोग भी हैं वो भी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं। जो गरीब है, जिसको खाने का ठिकाना नहीं है, वो मजदूरी के लिए बाहर जाता है। जिसके पास इलाज कराने की यहाँ सुविधाएं नहीं हैं, चाहे गरीब हो, एम्स चला जाता है दिल्ली, यहाँ नहीं होता। तो इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। बिहार की तरक्की उत्थान की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी मिटाने की बात होनी चाहिए, गरीबी पे, किसान पे, इन सारे मुद्दों पर हम लोगों को बात करना है। और ये जनता चाहती है, और हम वैसे भी युवा हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। तो हम तो सारी जातियों को, सारे धर्म के लोगों को, हर वर्ग को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। कई बार हम लोगों पे आरोप लगाया गया कि आप भाई जो है विशेष जाति की पार्टी है। हमने ये कई बार बोला कि एक प्रोपेगेंडा था, लोगों ने थोपा, और ये कहीं ना कहीं से लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया। और ये कारण रहा कि हम लोग एक सीमित हो गए, एक दायरे के अंदर हो गए। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। हमने बोला ये A to Z की पार्टी है। जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन, आप बताइए, मनोज झा जी को राज्यसभा भेजा गया, ब्राह्मण हैं, अमरिंदर सिंह जी को भेजा गया राज्यसभा, चाहे कोई बात नहीं। अभी जो टिकट जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पूरे महागठबंधन में, तो 14 से 15 भूमिहार भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, 14-15। हम लोगों ने अति पिछड़ों को लगभग 24 से 25 टिकटें दी। चाहे दलित हो, ST हो, तमाम जातियों को जो है हमने कोशिश की कि भाई जो हम रिप्रेजेंटेशन जब दें तो कोई ऐसा समाज, ऐसी जाति ना छूट जाए। लेकिन आप जब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, महागठबंधन की बात करते हैं, तो आपको लगता नहीं कि जो कांग्रेस ने जो टिकट बांटा, थोड़ी कसर रह गई थी इसमें? नहीं, अब इसका विश्लेषण कोई भी कुछ भी कर सकता। किसी को लगेगा कि RJD ने ठीक नहीं बांटा, किसी को लगेगा BJP ने ठीक नहीं बांटा, किसी को लगेगा कांग्रेस ने ठीक बांटा, वो अलग विषय है। अल्टीमेटली जो भी निर्णय हम लोगों ने लिया है, समय को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए, वो सही निर्णय है। लेकिन आप जो चाहते थे, अब एक विवाद अब अनावश्यक खड़ा हो गया कि जाले में उन्होंने मजकूर उस्मानी को टिकट दे दिया। ये विवाद से बचा जा सकता था। देखिए, सच्चाई क्या है उस पे जाना चाहिए। कोई विवाद ज़बरदस्ती का खड़ा करना चाहे, उसमें हम लोगों को फंसना नहीं चाहिए। मुद्दे पर हम लोगों को बात करनी चाहिए। लगता नहीं कि 70 सीट थोड़ा ज़्यादा होगी कांग्रेस को? नहीं, 70 कांग्रेस लड़ रही है तो तेजस्वी तो लड़ रहा है, महागठबंधन लड़ रही है ना। अगर हम 144 पे हैं तो वो कांग्रेस भी लड़ रही है, लेफ्ट भी लड़ रही है। और आप एक चीज़ देखिएगा, जो हमारा गठबंधन में एक चीज़ बहुत कॉमन है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, RJD हो, या लेफ्ट की तीनों पार्टियां हों, आज तक हम सारी पार्टियों ने BJP के सामने घुटने नहीं टेके। हमेशा अगर लड़ाई लड़ी है शुरू से अंत तक, तो BJP के सामने हमने झुकना नहीं पसंद किया। चाहे बंगाल में लेफ़्ट की पार्टी हो, केरल में लेफ़्ट की पार्टी हो, हमेशा खड़े रहे, कभी झुके ही नहीं। तो हमारा जो है एक अच्छा गठबंधन हुआ है वैचारिक रूप से भी, और हमको लगता है कि इस बार जनता का आशीर्वाद जो है हम लोगों पर रहेगा। एक गठबंधन तो आपका हो चुका है, इस पर आप लड़ रहे हैं। एक आपने बयान दिया कि चुनाव बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो हम चिराग पासवान को अपने साथ ले सकते हैं। ये कौन सी नए गठबंधन की बात? नहीं, हमने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया। नहीं, खबरें आ रही कि तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान का हम साथ ले सकते हैं। हमने इतना सिर्फ कहा है कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत जब चिराग पासवान जी को उनके पिता की थी, आज वो हमारे बीच में नहीं है, इसका हमको दुख है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने चिराग पासवान जी के साथ अच्छा नहीं किया, हमारा ये बयान था। और हालांकि चिराग पासवान जी तो लगातार ये कहते रहे हैं कि वो BJP के साथ हैं, तो उन्होंने तो खुले मंच पे कई बार कहा है BJP के साथ हैं। जो BJP के साथ हैं तो हमारे साथ कैसे हो सकता है? लेकिन चिराग पासवान आपको कुछ नहीं, आपके बारे में कुछ नहीं बोलते, कभी आपके खिलाफ मुंह नहीं खोलते। वो 15 साल से हम तो सरकार में नहीं है ना, आप उनके बारे में बोलते हैं। वो भी सरकार में नहीं है।
वहाँ वो होंगे तब तो हम बोलेंगे। हम लोगों ने तो कभी भी रहे हैं तो हम तो बड़े भाई, हाँ थोड़ा बहुत मजाक उधर से इधर से चलता रहा, लेकिन कभी ऐसी बातें नहीं की। अगर पॉलिटिकली कोई, हम विपक्ष में हैं यहाँ पर, भैया मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए की सरकार है, लेकिन एनडीए की सरकार में एलजेपी के कोई मंत्री नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम क्यों उनके बारे में बोलें। तो हमारा काम जो है हम वो कर रहे हैं। चिराग पासवान जी भी जान रहे कि हम विपक्ष में हैं, ठीक है एनडीए में रहे हैं तो कभी कोई पॉलिसी को लेकर के मतभेद रहे होंगे, उस पर थोड़ा बहुत अपना उनका मत है, हमारा अलग मत है, अलग पार्टी है, उस हिसाब से बयानबाजी हुआ होगा। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा ना कि जो घटक दल है एनडीए का, शुरू से लेके अंत तक नीतीश जी को कोसता रहा। हम लगातार यही तो, जब से विपक्ष के नेता बने तब से हम यही तो पूछे, नीतीश जी बताइए कितने कारखाने रोजगार दिए। चिराग पासवान जी का अपना कैंपेन शुरू हुआ था फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी, उसमें भी उन्होंने जो सच्चाई है, जो उनको रिपोर्ट आई, घूम करके जो देखा, वो यही तो चाहते थे कि भाई उनकी डॉक्यूमेंट को, हमारे एजेंडे को उसमें शामिल किया जाए। हमने लेफ्ट का किया ना, हमने कांग्रेस का किया ना, तो नीतीश जी ने क्यों नहीं किया उनके एजेंडे को शामिल? आप एजेंडे की बात करते हैं, लोग पूछते हैं 10 लाख नौकरी जो आप कहते हैं, फडणवीस जी तो बोल रहे थे कि 10 लाख तमंचे आप बांटिएगा। फडणवीस जी का क्या कहना, उन लोगों का जो सोच है, तलवार कट्ठे और ये सबसे ऊपर उठते ही नहीं है। तलवार तो वो लोग बांटने का काम करते हैं। कुछ वर्णमाला बना हम लोग तो कुछ अपना वो आपका बनाते कि क से उनका क से क्राइम से शुरू होता है, उनका ग से गन होता है उनका, इस तरीके का। आरजेडी का मतलब क्राइम के अलावा दूसरा कुछ नहीं। अब देखिए ना प्रबोध जी, इससे जनता का, बिहार का भला होने वाला है क्या? उनको तो बताना चाहिए था ना कि वो क्या करेंगे, आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे, बिना रोजगार के बना देंगे। एक सवाल उठ रहा है अभी, आज चिराग ने उठा कि आप 15 साल की बात आप करें तो 5 साल आपने क्या किया, इसकी चर्चा, इस पर चर्चा होना चाहिए, तब बात होनी चाहिए, इस पर डिबेट होना चाहिए। नहीं, आज हमने ये भी कहा कि बिहार जो है, खासतौर पर वैशाली जो रहा, लोकतंत्र की जननी है, और हमने मुख्यमंत्री जी को आज चैलेंज भी किया, हालांकि कोई जवाब आता नहीं है, फिर भी मेरा जो काम था हमने अपना किया। उनको कहा कि अगर आपने 15 साल में कोई उपलब्धियां हैं अगर, तो उसमें कोई भी, आप उनमें से कोई भी विषय चुन लीजिए, उस पर हम जब कहिएगा, जहाँ कहिएगा, हम तैयार रहेंगे उस पर डिबेट करने के लिए। और एक नई परंपरा शुरू की जाए। आप भी घोषित उम्मीदवार हैं, हम भी घोषित उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री पद के, एक डिबेट की परंपरा शुरू कर दी जाए। हाँ, अमेरिका में होता है, प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होते हैं वहाँ, तो होना चाहिए। अपना एजेंडा तो है ही, लेकिन एक जहाँ बुलाइए वहाँ तैयार है। मुख्यमंत्री से क्या बहस करेंगे, हम उनसे बहस कर लेंगे तैयार, हमसे किसी मंच पे बहस कर लें। कौन? नित्यानंद राय। नित्यानंद जी को कुछ पता है? 7 निश्चय पूछिएगा, पूछिए तो किसका है 7 निश्चय? मेरा है, महागठबंधन का था कि बीजेपी का था? इसका ही जवाब दे दें खाली। वो कह रहे नीतीश जी का था। वो तो नीतीश जी का था तो बीजेपी का क्या था फिर? ये तो उनको जवाब देना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन, यही खाली बता दें। ये 10 लाख नौकरी की बात, बीजेपी ने, सुशील मोदी जी ने पिछले चुनाव में क्या कहा था? स्कूटी देंगे, डीजल देंगे, क्या मिला? नहीं मिला यार। ये लोग ऐसे ही हवाबाज लोग हैं, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ये 10 लाख नौकरी आप कहाँ से देंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे उसके लिए, ये पूछ रहे हैं। 24,000 करोड़ रुपया जल जीवन हरियाली में कहाँ से आ रहा है? अगर आप देखिए, लगभग 2 लाख करोड़ रुपया प्लस बिहार का भी बजट है। रिक्त पदें हैं, ये आप भी जानते हैं। रिक्त पद है लगभग 4.5 लाख, उसको भरना ज़रूरी है कि नहीं है? जब 5-5 हज़ार रुपया सरकार दावा करती है कि इतना अकाउंट में लोगों को दिया गया, वो कहाँ से आता है पैसा? स्कॉलरशिप में पैसा दिया जाता है तो कहाँ से आता है पैसा? इतना तो बजट में है ही।
लेकिन जो 60 घोटाले हुए, लगभग अरबों खरबों रुपया का बटरबात हुआ, कार्रवाई के नाम पे ज़ीरो। उस रिकवरी के लिए क्या किया गया सरकार ने? वो पैसा कहाँ गया? क्या जनता का, बिहार की जनता का उसमें अधिकार बनता नहीं है कि सूचना मिले कि भैया कैसे रिकवर होगा, किसके पास गया? तो देखिए 4.5 लाख नौकरियां रिक्त हैं जो कि भरना ही भरना है। बजट जो होता है, प्लान्ड बजट, नॉन प्लान्ड बजट, वो उसी हिसाब से होता है। इतने पद हैं तो उसके लिए बजट तय है, यानी 4.5 लाख तो तय है, नॉन प्लान में तय है वो। तो आप बिहार को पीछे ही रहना है। मान लीजिए मणिपुर में 1 लाख आबादी पर 1000 पुलिसकर्मी हैं, बिहार में 77 हैं केवल 1 लाख पर। तो हम बिहार 77 पे ही रहेगा कि हमको राष्ट्र औसत को, सभी मानकों को मानते हुए compete करना है? पैसे कहाँ से हम लाएं? आगे, पैसा तो है ना। आप बताइए ना, डिपार्टमेंट में कितना पैसा सरेंडर हो जाता है? हम तो कई बार आपका देखे हुए हैं। नहीं, सरेंडर हो जाता है तो कितना पैसा, पूरा बजट का खर्च ही नहीं हो पाता। तो आप जो है पॉलिसी, आपको तो रेवेन्यू भी जनरेट साथ में करना है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तो आपको कई पॉलिसी चाहिए। अब मान लीजिए एक छोटा उदाहरण हम देते हैं, बोध गया की स्थिति, टूरिज्म कम हो गए, ठप हो गया, निर्णय क्योंकि सही नहीं लिए जाते हैं। बिहार फाउंडेशन है, बिहार फाउंडेशन का चेयरमैन होता है डिप्टी सीएम। बिहार फाउंडेशन का काम होता है कि जितने भी एनआरआईज हैं या बाहर दूसरे राज्यों में रहते हैं, ब्रांडिंग, बिजनेस, बॉन्डिंग, इस पे क्या काम किया गया? लेकिन उसका बजट तय है, कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, उसका उपलब्धि क्या है? तो ये सारी चीज़ अगर सही पैसा सही जगह लगाया जाए तो हो सकता है। अब लोग मजाक उड़ाएंगे कि राष्ट्र का, केंद्र सरकार का भी 2 से 3% शिक्षा में बजट है, लेकिन हमने कमिट किया है, संकल्प जो हमारा है, जो सच होने वाला है, उसमें 12% का है बजट का पूरा। क्यों नहीं कर सकते? इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप शिक्षा की बात कर रहे हो, आप पैसा कैसे आएगा? मान लीजिए कारखाना लगेगा, अच्छे अस्पताल बनेंगे, अच्छे स्कूल बनेंगे। तो लैंड लॉक स्टेट है ना। तो छपरा का कारखाना पहिया का कैसे लग गया? मधेपुरा में कैसे लग गया? ये तो लैंडलॉक था। अब पहले जितनी शुगर मिलें थी या फैक्ट्रियाँ था, वो कैसे लगी हुई थी? हमारे यहाँ 27% शुगर होता था जब आज़ादी के बाद। क्यों होगा कारण? कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अब तो कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता इसके बारे में। मतलब चाय की बात शुरू की थी प्रधानमंत्री जी ने, आपको भी याद होगा कि मोतिहारी में जो शुगर मिल है, कि चुनाव जीत के आएंगे तो यहीं की चीनी मिल का चीनी का चाय हम पिएंगे। कुछ नहीं हुआ उसमें। तो ये सब, जब आपका बिहार का पैसा क्या हो रहा है? आप गरीब इसलिए होते जा रहे हो क्योंकि बिहार का पैसा बाहर जा रहा है। शिक्षा में अब देख लीजिए, पुणे से लेकर के, बैंगलोर से लेकर के, इलाज के लिए लोग बाहर जाते हैं, बाहर खर्च करते हैं। आप देख लीजिए, रोजी रोटी कर रहे हैं, अच्छे लोग जो हैं संपन्न हो गए, अच्छी नौकरी मिल गई, लोग बाहर सेटल हो गए। यानी जो बिहार का अधिकार, तो यहाँ अगर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हम देंगे, अच्छे अस्पताल हम बना के देंगे, अच्छे हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ अगर बना के देंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे, टूरिज़्म को हम बेहतर बनाएंगे, स्पोर्ट्स कल्चर को हम आगे बढ़ाएंगे। अब एक मैच होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, लास्ट कब हुआ होगा आपको याद होगा? 95 में वर्ल्ड कप हुआ था, हाँ, जिम्बाब्वे वर्सेस कीनिया। हम छोटे थे, फोटो भी आप देख सकते हैं, उसी दौर की बात है। अब बताइए, एक स्टेडियम बनेगा तो होटल का बिजनेस बढ़ेगा, लोग आएंगे दूर दूर से, दर्शक से, विदेशों से आएंगे, लोग टिकट खरीदेंगे, लोग रहेंगे, खाएंगे, घूमेंगे। और जो आएगा बिहार, वो एक बार तो मत्था टेकने गुरुद्वारा जाएगा, पटना के नालंदा विश्वविद्यालय जाएगा, बोध गया जाएगा। आपने वो एनवायरनमेंट ही नहीं दिया ना। नीतीश जी कहते हैं कहाँ तल्ख हो जाते थे तेजस्वी जी आपका नाम से, क्यों तल्ख हो? अरे कुछ जानता मानता है नहीं, ट्वीट करता रहता है, बोलता रहता है, कुछ पता हो तब तो क्यों तल्ख हो जाते हैं नीतीश जी? अब ये कारण हमको नहीं पता, क्योंकि मेरे सवाल का उनके पास जवाब नहीं रहता।
हमको जहाँ तक लगता है उन्होंने शायद भाषा बड़ी अच्छी होती है अमूमन, लेकिन जैसे ही आपकी बात आती है, कुछ जानता वानता तो है नहीं, ट्वीट करता रहता है, दिन भर ट्वीट करता रहता है, ये आखिर क्यों ऐसा नीतीश जी करने लगते हैं? अरे तो ट्वीट करना क्या अपराध है क्या? अब तो वो भी ट्वीट करते हैं, आगे उसी लाइन पे चिचियाना, चीची करना, लेकिन ट्वीट करके भी चिचिया रहे हैं। तो हम उस पर हम टिप्पा टिप्पणी, देखिए अब मेरा काम है, हम तो डिप्टी सीएम थे, आप चोर दरवाजे से बीजेपी को सरकार मिला है, हम विपक्ष के नेता बन गए। अब जो जिम्मेदारी मिली हम उसको नहीं निभाएं। अब जनता के सवाल हम नहीं पूछे, किससे पूछेगा? विपक्ष का नेता किससे सवाल पूछेगा? डोनाल्ड ट्रंप से नहीं ना पूछेगा, अमेरिका के राष्ट्रपति से। हम तो नीतीश कुमार से सवाल पूछेंगे ना। बिहार के लोगों का अगर काम नहीं होगा तब तो हम नीतीश कुमार जी से सवाल पूछेंगे। लोग कहता कि बीजेपी को कम क्रिटिसाइज करते हैं, नीतीश कुमार को ज़्यादा करते हैं। भाई बीजेपी का चेहरा वही है ना यहाँ पे, और सुशील मोदी जी तो बीजेपी में है ही नहीं, वो तो नीतीश जी की एक पार्टी है। लेकिन बीजेपी की नुमाइंदगी तो सुशील मोदी। आप देखें केंद्र के जितने फैसले हुए हैं, चाहे पार्लियामेंट में भी हमने विरोध किया है, सड़क पे भी हम उतर के विरोध किया, लेकिन बिहार में तो चेहरा नीतीश कुमार है बीजेपी के, तो हम तो उन्हीं से सवाल करेंगे ना। अगर मेरा सवाल का जवाब नहीं है, नहीं देना चाहते तो ना दें। अब तो देखने लगे हैं कि नीतीश जी बोलते हैं अब ये भी जेल जाएगा, वो भी जेल जाएगा, मतलब ये कही जा रही बात थी, ये बड़ा आपकी बारी है। देखिए हम तो राजनीति में आए थे कि भाई बड़ा ईमानदारी से हम काम करेंगे, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन किस्मत हमको यहाँ लेके आई, मौका दिया एक जनसेवा का, हम इस काम में लगे हुए हैं। अब मेरे से अब तरह तरह के केस मुकदमे हुए, दबाने की कोशिश की गई। एक फिल्मों में देखा करते थे डर्टी पॉलिटिक्स। हम आए नए हैं, नए सोच के साथ कि भाई मौका मिलेगा, अच्छा काम करके दिखाएंगे, तो हम उस हिसाब से हम अपना शुरुआत किए, काम कर रहे हैं। अब जो डर्टी पिक्चर, जो डर्टी पॉलिटिक्स जो है, अब वो पिक्चर वाली हाल हो रही है। वाकई में इतने षड्यंत्र रचे जाते हैं बदनाम करने में। जुबान से सुने विपक्षी पार्टी की कि आप माल बनाने आए हैं पॉलिटिक्स में। अरे भाई तो देश की सबसे बड़ी एजेंसियां लगी है ना, कोई छूटा हो तो वो भी लगा दो, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? क्यों टारगेट किया जा रहा है? अगर आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को टारगेट, उनको लगता है कि उनकी कुर्सी खतरे में है। आपको लगता है कि देखिए ये काम पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक षड्यंत्र तो तभी होता है ना जब किसी आदमी को खतरा नज़र आने लगता है। और ख़ास तौर पर नीतीश कुमार जी का पहला और आखिरी प्यार तो कुर्सी है। ये तो यथार्थ है, ये सच्चाई है, ना कोई नीति है, ना कोई विचारधारा है, ना कोई सिद्धांत है। और हमको लगता है कि इन 15 सालों में अब तक मुद्दों पे नीतीश कुमार जी को किसी ने इतनी मजबूती के साथ नहीं घेरा जितनी मजबूती से हमने उनको घेरा है। आप घेर रहे हैं इसका? हाउस में जवाब नहीं देते, नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है, मुख्यमंत्री गायब है। हालांकि अभी जो कोरोना काल में जो हुआ, परंपरा ये रही है कि पहला जो है आप विधानसभा में डिबेट होगा, वो डिबेट खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री को अपर हाउस में काउंसिल में जाना होता है। इस बार वो पहले ही भाग गए हुए और कभी भी किसी मुद्दों का जवाब नहीं दिए। मेरा पहला भाषण देख लीजिए, मेरा आखिरी भाषण देख लीजिए, किसी भी बात को लेकर के उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। डर गए नीतीश कुमार? अब ये हम नहीं कहते हैं नीतीश कुमार जी अब डरे हुए हैं कि नहीं हैं, लेकिन उनमें इनसिक्योरिटी रही है। कभी बीजेपी को लात मारा, कुर्सी की चिंता होने लगी, जीतनराम जी को बैठा दिया, फिर हमारी ज़रूरत पड़ गई, हमारे साथ आ गए, फिर क्या उनके दिमाग में चला। आपको उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया, लालू जी को उन्होंने मौका दे दिया सत्ता में आने का, वो तो उनके नाम पर आप जीत के 2015 में आ गए थे। भाई बैसाखी पे तो हम लोग नहीं रहे, बैसाखी पे तो वो हैं। इस बार का चुनाव अच्छा होता वो अकेले लड़ते। अगर चेहरा इतना कमाल का है, इतना बड़ा जनाधार है, तो 2014 में 2 पे नहीं ना सिमट के रह जाते हैं।
और 90 से ले 93 94 के बाद से समता पार्टी बनी। उससे पहले भी एक पार्टी थी, नाम हम रिकॉल नहीं कर पा रहे। जनता दल जॉर्ज, फिर उसके बाद हाँ, उसके बाद समता पार्टी। तब से अकेले कभी लड़े हैं। 2014 का भी लड़े तो सीपीआई के साथ था, जिसमें कि 2 सीटों पे सिमट के रह गए। तो हमारे साथ गठबंधन क्यों किया फिर? और फिर यहाँ से फिर बीजेपी के पास। प्रबोध जी, एक बात बताइए कि स्थिर सरकार रहेगी तभी ना विकास होगा। स्थिर सरकार होती नहीं है। नीतीश कुमार जी कभी इधर कभी उधर, 4 साल में 4 सरकार देख ली है। ये हाल तो झारखंड में हुआ करता था, वहाँ तो नंबर्स नहीं हो पाते थे तब होता था, यहाँ तो नंबर्स हैं फिर भी होता है। तो आपको लगता तो इस पे तो सवाल पूछना चाहिए ना। आपको लगता है कि आप स्थिर सरकार दे पाएंगे आप? नहीं, ये लोकतंत्र में ये बहुत ही खतरा है, मैं इसको खतरनाक मानता हूँ, क्योंकि ये जनादेश के खिलाफ काम है, मैंडेट के खिलाफ। मतलब जनता ने जिसको पसंद किया और नापसंद किया, आप कभी इधर कभी उधर करते रहते हो। एक नीति होनी चाहिए, एक सिद्धांत होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए कि भाई एक प्रिंसिपल कि नहीं, सिर्फ नंबर्स पे गेम नहीं होना चाहिए। अभी तो लोग इस तरह की बयानबाजी वगैरह करते रहते हैं कि भाई जिधर दो पल रहा, लेकिन इस बार बिहार जो है, ये सारे अर्थमेटिक और इनके जो नंबर्स के गेम, जो गुना भाग जोड़ तोड़ जो करते हैं, इस बार बिहार की जनता तय कर लेगी। आपको लगता है कि जो 15 साल का ये डर दिखा रहा है वो लोगों के मन में इस बार नहीं बैठेगा? कैसे जी, हम चाहते हैं कि आखिर जनता में सवाल पूछेगी, क्या 15 साल उसी 15 साल की वापसी नहीं हुई जिसका डर ये दिखा रहे हैं? क्या कहेंगे आप इसके जवाब में लोगों से? पहली बात, क्या वो डर जब हम 18 महीने थे तो लोगों में था? ऐसा कौन सा भय हो गया था हमारे काम से? आप मेरे को तय कीजिएगा, जज कीजिएगा, तो फिर वही 18 महीने में ही जज करोगे ना। तो उस 18 महीने में ऐसा कौन सा भय था लोगों के मन में? हम तो ये बोल रहे हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए। अब तो हमको कहना नहीं चाहिए, जितना बीजेपी इंटरफेयर कर रही है इनको सरकार में, हमने तो कोई इंटरफेरेंस ही नहीं की थी। सवाल है कि किसका चल रहा है? बीजेपी की चल रही है, किसकी चल रही है? आप नीतीश कुमार का चल रही है? नीतीश जी अभी पूरी तरीके से बीजेपी के हाथों में है। नीतीश जी का कोई चल नहीं रहा, और नीतीश जी का इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि बीजेपी जान रही कि नीतीश जी के चेहरे में दम नहीं है, वो तो कह रही है, वो कमज़ोर है। हम तो कह रहे हैं इन्हीं को अब सीएम बनाएंगे, बीजेपी कह रही है। कहने दीजिए उन लोगों को, बोलना चाहे किसी को कितनी सीट है, हम तो इन्हीं को बनाएंगे सीएम। अब इस पे हमको सीएम तो हमने नहीं सुना, लेकिन नेतृत्व की बात की है कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कल वो किसी इंटरव्यू में बोल रहे थे कि हम चाहे कितना भी किसी को सीट आए, हमने तो इसको सार्वजनिक तौर पर इसको किया, तो इतनी को सीएम बनाएंगे। ठीक है, बीजेपी को भी ले डूबेंगे, बीजेपी को भी ले डूबेंगे। अरे आप देखिए ना, आश्चर्य की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार में कोई चेहरा नहीं है। जब हम लोग मेंबर्स की बात करते रहे हैं, कितने सदस्य बनाए, कितने लोगों ने सदस्य बनाए थे, चाहे जेडीयू ने, इधर डिजिटल रैली इन लोगों ने किया, उतने लोग भी नहीं जुट पाए, पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। और देखिए बीजेपी के जहाँ तक लगता है, हम वैसे मेरे को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मेरा हमको जो लगता है वो बताना चाहिए कि बीजेपी के वर्कर लोग भी चाहते हैं कि उनका अपना सीएम हो। ये आम जन में ये फीलिंग रही है, जो वर्कर है, क्योंकि नीतीश जी लड़ाई में है ही नहीं। हम जब घूम रहे हैं, मैं तो काम बड़ा आसान कर दिया कि नीतीश जी को चेहरा बना दिया। लोग ऊब चुके हैं, थक चुके हैं उनको देख कर। आपको फायदा हो गया नीतीश? फायदा है जाहिर से तौर पे। क्या प्रेडिक्ट करते हैं आप इलेक्शन रिजल्ट को लेकर? देखिए कोई नंबर्स हम नहीं बताएंगे, लेकिन बड़ा कंफर्टेबल मेजॉरिटी में हम लोग गवर्नमेंट में आना। मतलब आपको लगता नहीं है कि जो स्थितियाँ है वो आपके अनुकूल नहीं है? और अच्छी है इस बात की, लोग मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। जिस बार का जो मुद्दा जो है, जो सबसे बड़ा मुद्दा जो बेरोज़गारी बनकर के आ रहा है, जो बात और जो मुहिम हम लोगों ने शुरू की थी, हालांकि लॉकडाउन हो गया था,
ये वाकई में ये सच्चाई है। लोग आप देखिए ना, बेरोजगारी दर 46.6% है। देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं बेरोजगारी है तो बिहार में है। बिहार में आबादी समझिए 12 करोड़ है और सबसे युवा प्रदेश बिहार है, और वहाँ 46.6 बेरोजगारी है, यानी करोड़ों में संख्या में लोग हैं। तो मतलब आप स्थितियाँ बदलेंगे, ये आपको उम्मीद है? नहीं, लोगों ने फैसला बना लिया है कि इस बार नीतीश कुमार जी और एनडीए का विदाई तय है। तेजस्वी जी, अब एक सवाल, आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या कोई ऐसी संभावना है कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो कुछ डिप्टी सीएम भी आपके साथ बनेंगे? ये तो गठबंधन के नेताओं का फैसला होगा। जहाँ तक मेरे समझ से है कि हम खुद निर्णय नहीं लेंगे इस मसले पे, और भी जो बड़े नेता हैं घटक दलों के, पार्टियां हैं उन सब से निर्णय बातचीत करके जो भी रहेगा फैसला। हालांकि इस पे अभी कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन हम इसमें अकेले फैसला नहीं लेंगे। अब आखिर में लालू जी नहीं है, ये सवाल चूंकि रूटीन तौर पर आपसे पूछा जाता है, और अभी हम पूछ रहे थे कि आखिर तेजस्वी यादव कितनी सभा करेंगे। पता चला कि 200 से ज़्यादा। देखिए, हमने 6 सभाओं, प्रतिदिन 6 सभा से अब तो 8-9 अब 9 हो गया है। 10 तो हमको लगता है कि एवरेज होएगा, क्योंकि लॉकडाउन लंबे टाइम तक रहा। पिछले बार रिकॉर्ड बनाया था, इस बार सभा। हाँ, इस बार सभा जो है समय इस बार कम है। अब देखिए 27 को चुनाव, तो सेकंड फेज़ का 3 को है, तीसरा आपका आखिरी सभा जो होगा वो 5 तारीख को ही होगा। तो कम समय है और 243 सीटें हैं। मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कवर कर सकें। कवर करने के चक्कर में पहले जो मंच होता था उसमें सब लोग हैं अपनी बातें रखते थे नेता के सामने, लेकिन अब जो है हम जाते हैं तो केवल प्रत्याशी से बुलवाते हैं, खुद बोलते हैं। हालांकि और कोई उपाय है नहीं। राबड़ी जी भी नहीं निकल पा रही हैं। नहीं, उनकी तबीयत को देखते हुए, कोरोना है तो हम लोग जो है कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। आपको भी पता है डायबिटिक पेशेंट है और तबीयत भी इन दिनों थोड़ा ठीक नहीं रहता, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इसलिए अभी उनका भी कोई प्रोग्राम, अभी कोई कार्यक्रम नहीं लगा है। तेज प्रताप जी हैं, वो अपने क्षेत्र में हैं, और पहली जब हम पहला दिन जो प्रचार के लिए निकले थे वो साथ में गए हुए थे। आप अपने क्षेत्र में कितना समय देंगे? अभी तो लोग आते हैं, मिलते हैं। लोग, हमारे क्षेत्र के लोग समझ रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि समय कम हो पाएगा। वो पूरे बिहार घूम रहे हैं, जिम्मेवारी बड़ी तो जो वर्कर हैं वहाँ के, जो युवा हैं, उन्होंने अपने कंधे पे पूरा भार ले रखा है। वहाँ भी लोगों की बड़ी चर्चा हुई कि कहाँ से 2 जगह से लड़ेंगे या सीट बदलेंगे। हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे, वहाँ कोई लड़ाई नहीं है, और हमने तय किया कि नहीं, हमको राघोपुर की जनता पे पूर्ण विश्वास है, हम लड़ेंगे तो एक जगह से लड़ेंगे। चलिए तेजस्वी जी, बहुत समय आपने दिया और आपका समय बेहद कीमती है, चूँकि आप खुद बता रहे हैं कि मेहनत न करना है, तो हमारी शुभकामना है। और धन्यवाद। और फिर हम मिलेंगे आपसे रिजल्ट के बाद ज़रूर। तो ये हमारे साथ थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष, और इस विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार। जो बातें इन्होंने कही वो आपने सुनी। देखना है जनता इन पर कितना भरोसा करती है। 10 तारीख को ये पता चलता है कि जनता ने तेजस्वी यादव की बातों पर सहमति जताई या नहीं। ये आगे नतीजे। नमस्कार।